हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। बैलेंस शीट जो बनाएंगे एज पर रूल बनाएंगे सर, ऐसे नहीं बनाएंगे हम, साधारण बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, बनाएंगे एज पर रूल। सर एज पर रूल के मतलब जो रूल के अंदर गिवन है सर, कहां गिवन है रूल में? ये गिवन है सर रूल के कंपनीज एक्ट में, कंपनी एक्ट के अंदर। और सर कंपनी एक्ट में कहां पे? सर कंपनी एक्ट के शेड्यूल नंबर 3 में बताया गया है कि बैलेंस शीट इस तरीके से बनाना है। तो सर कोई नया तरीका है कि नहीं? कोई नया तरीका नहीं, हम एक एक करके सीखेंगे। पहले तो हम फॉर्मेट को बड़े डिटेल में समझेंगे, हालांकि हमें ज्यादा से ज्यादा आज का टाइम मान के चलो फॉर्मेट में ही निकल जाएगा, हम डिटेल में पहले फॉर्मेट सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए सर, आप देखिए आपके सामने ना एक बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं, और ये बैलेंस शीट आपका वही पुराने वाला बैलेंस शीट है सर। ये देखिए वही पुराना बैलेंस शीट है सर। अगर आप ध्यान से देखें ना, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। बैलेंस शीट इस साइड में देखिए लाइबिलिटी है, इस साइड में क्या है? लाइबिलिटी, और इस साइड में क्या है? एसेट्स। यही तो बनाते थे पहले भी बैलेंस शीट, इस तरीके से हुआ करता था, लाइबिलिटी और एसेट्स, और इधर ऐसे कॉलम अलग से दिखा करता था, और वही चीज अब है। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 ने क्या करा, बोला भैया एसेट्स लाइबिलिटी वैसे ही है, इसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया जाए। तो फॉर्मेट जब चेंज करने का टाइम आया ना, तो उन्होंने पता है कैसे फॉर्मेट चेंज किया बैलेंस शीट में? सबसे पहले हमें बैलेंस शीट ही सीखना पड़ेगा। ऑल्दो पहले P&L तो हमें बहुत छोटा सा होता है, बाद में सीखेंगे, पहले हम बैलेंस शीट देखेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि अब जो बैलेंस शीट बनेंगे ना भाई साहब, कैसे बनेंगे? जो ये वाला एसेट्स है ना, इस एसेट्स को अब यहां लिया उठा के आप, बस मतलब इतना सा काम हुआ अब नए में, बिल्कुल। हाँ, अब जो बैलेंस शीट बनेगा वो एसेट्स क्या करो, जो इस साइड एसेट्स होता था उस एसेट्स को नीचे रख दो। बाकी जो टोटलिंग वोटलिंग का प्रोसेस चल रहा था वो तो सर चलता ही रहेगा। तो अब बैलेंस शीट और पुराने बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं है। हाँ, स्टाइल का फर्क है। कहीं आप बोलो सर जब कोई फर्क नहीं है तो क्या हम पुराने तरीके से कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, शेड्यूल 3 ऐसे इजाजत ही नहीं देता कि हमें करें। तो हमारा जो था, जो एसेट्स इस साइड था, वो एसेट्स किस साइड आ गया? उठ के नीचे आ गया। और थोड़ा हम कंजर्वेटिव और थोड़ा स्पेसिफिक हो चले हैं अब, क्योंकि पहले के टाइम पे अगर मैं बात करूं, आपके सामने ये बैलेंस शीट है, मैं थोड़ा डिटेल में भी जाऊंगा, मैं पूरा बनाऊंगा, ऑल्दो अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं, एक हिंट दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में जाए कि कैसे क्या करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल में अगर मैंने 5 लाख रुपए लिख दिया, तो यहाँ पे ये डिफाइन करना बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कि हमारा क्या है ये, मतलब कि क्लियर नहीं होता था। ऑथराइज कैपिटल है, और पहले हमें करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर था, उसमें इक्विटी प्रेफरेंस होता ही नहीं था, सिर्फ ओनली क्या हुआ करता था? कैपिटल, बस। और थोड़ा स्पेसिफिक 12वीं क्लास में हुए तो वहां पे पार्टनर्स का कैपिटल अलग अलग हो जाता था, एक्स का अलग, वाई का अलग। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जो पर्सन होते हैं ना, वो बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड पर्सन होते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेसिफिक
होना पड़ेगा, और स्पेसिफिक जैसे भी होंगे हम इसको पूरा लिख के करेंगे। मैं फॉर्मेट, बाकी मैं नोट्स आपको प्रॉपर क्लास नोट प्रोवाइड करूंगा इन सब चीजों की, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सर चलिए, यानी सर बैलेंस शीट का, पहले बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का रोल है, पहले क्या हुआ करता था, अब क्या होता है, बस ये आपके दिमाग में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करवाना था, ठीक है। अब मैं बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं, हालांकि ये बना हुआ है लेकिन इसमें मजा नहीं आता मुझे जब तक मैं खुद हाथ से ना बना लूं, तो फिर बढ़िया नहीं लगता मुझे, ठीक। तो मैं बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं। अब बैलेंस शीट वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे, और इन बातों को आप जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इन बातों को ध्यान से सुनिएगा और इसको अप्लाई भी करिएगा, बिकॉज ऑफ जब मैं क्वेश्चन दूंगा बैलेंस शीट का, जब हम सवाल करने आएंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो आपको यही फॉर्मेट एग्जैक्टली एग्जाम में फॉलो करना है, अपनी मनमानी नहीं चलानी बस आपको। यहां पे लिखा जाएगा नोट, और यहां पे लिखा जाएगा अमाउंट, यहां पे लिखा जाएगा पर्टिकुलर, और 12th में भी आप लोगों ने याद किया है इसको, और ऊपर लिखा जाएगा बैलेंस शीट, और नीचे लिखा जाता है एज एट, और जो सो एंड डेट होगा ये सब डालना है, नहीं तो इसके मार्क्स कट जाएंगे। चलिए सर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो रोमन में 1 आएगा, 1 यानी बैलेंस शीट को 2 हिस्से में बांटा गया है सर। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट को 2 हिस्से में बांटा गया है, वो आप भी जानते हो, एक किस में, एक लाइबिलिटी में और एक एसेट्स में। तो यहां पे भी इसको 1 नंबर रोमन में दे दिया जाता है और इसको 2 नंबर दे दिया जाता है रोमन में देखा जाए तो रोमन में 1 यहां पे लिखेंगे, थोड़ा स्पेसिफिक, इक्विटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म भी यूज करूंगा। इसके अंडर में हेडिंग आएगा, ये हो गया हमारा साइड, दैट इज क्या है, ये है साइड, मैं लिख भी देता हूं, ये साइड है, 2 ही साइड तो होते हैं बैलेंस शीट में। इसके अंदर नंबर 1 से चालू होगा सर, क्या है सर, शेयर होल्डर फंड, पहला पॉइंट। अब इसके अंदर बड़े सारे पॉइंट आते हैं, शेयर होल्डर फंड की बात कर ली आपने, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा सर, अब यहां पे ए बी और सी ऐसे चलना है। तो पहला आएगा शेयर कैपिटल, क्या आएगा सर, शेयर कैपिटल। फिर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, और फिर आएगा आपका शेयर वारंट, शेयर वारंट। अब आ जाएंगे नंबर 2 पे सर, नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, जिसका कभी यूज ही नहीं होना सर, पेंडिंग, पेंडिंग अलॉटमेंट, कभी यूज नहीं होगा इसका। नंबर 3, मैं इस वाली बैलेंस शीट में उन्हीं बातों को इनकॉर्पोरेट करूंगा जिसमें हमारे सवाल के अंदर यूज होने वाला है। कुछ बातें जैसे कि ये मैंने लिख दिया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, ये यूज ही नहीं होना कभी सवाल में, कभी नहीं होना यूज, फिर भी मैंने लिख दिया है। नंबर 3, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म, सॉरी मैंने लॉन्ग टर्म गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। सर नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर भी सब हेडिंग आएंगी, जैसे ए पार्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बी पार्ट में आएगा हमारा अदर लॉन्ग टर्म। हर किसी में क्या क्या आएगा स्पेसिफिक वाइज भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लिखे जा रहे हैं। इसके बाद अगले पॉइंट की हम बात करें, नंबर 4, तो नंबर 4 पे जो आएगा वो आएगा करंट, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसके अंदर क्या आएगा, पहला पॉइंट,
पहला आएगा हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बच्चों की ना एक कंप्लेन रहती है इसमें चैप्टर में कि सर इतना सारा याद कैसे करेंगे। मैं नहीं कहता याद करने, जो सवाल कहता हूं आप देख देख के कर लीजिए उस सवाल को, 2 से 3 सवाल करेंगे, याद खुद ब खुद हो जाएगा, आपको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बी पार्ट होता है हमारा ट्रेड पेबल। देखो मैंने भी तो याद नहीं किया, आपको पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया मेरे को। सी पार्ट होगा हमारा अदर करंट लाइबिलिटी। डी पार्ट हो जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और हेयर यहां पे आ जाएगा फाइनली टोटल। यहां पे क्या आ जाएगा फाइनली टोटल। सर बैलेंस शीट खत्म? नहीं नहीं, अभी तो बैलेंस शीट का सिर्फ एक ही पार्ट किया है हमने। अब यहां पे अमाउंट आएगा, नोट में क्या आएगा, नोट के अंदर शेयर कैपिटल मैंने लिख दिया, मान लेते हैं 500 करोड़। तो अगर मैंने 500 करोड़ अमाउंट लिखा तो यहां पे ना मन के अंदर बहुत सारे डाउट रह गए। सर मन में कैसे डाउट रह गए? पहली बात, सर 500 करोड़ में इक्विटी कितना है, सर प्रेफरेंस कितना है, सर फोर फीचर भी होगा क्या, कॉल्स इन एरियर भी होगा क्या, कॉल्स इन एडवांस भी होगा क्या। बड़े सारे क्वेश्चंस है मन के अंदर। इसका जवाब अगर आपको चाहिए तो मैं इसको डिटेलिंग में करूंगा नोट नंबर 1 में। सर रिजर्व एंड सरप्लस में भी खूब सारे पॉइंट आते हैं। क्या क्या आते हैं? जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, डीआरआर है, सीआरआर है, बड़े सारे रिजर्व है। तो सर क्या क्या हो सकता है, उसको जानकारी के लिए हम बनाएंगे नोट नंबर 2। शेयर वारंट क्या होता है, हम एक एक करके समझते जाएंगे और करते भी जाएंगे। शेयर वारंट का कोई नोट नहीं होता, मैं भी पूरा समझाऊंगा इसको एक एक करके, ठीक है। जब मैं इनके नोटिंग को एक्सप्लेनिंग पे आऊंगा तब समझाऊंगा। इसके लिए भी कोई नोट नहीं है, इसके लिए नोट नंबर 3 होगा, इसके लिए नोट नंबर 4, इसकी डिटेल जाननी है। नोट नंबर 5, 6, 7, 8, यानी लाइबिलिटी के अंदर नोट नंबर 8 है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको नोट 8 के 8 बनाने पड़ेंगे, हो सकते हैं आपको 2 ही नोट बनाने पड़े, पॉसिबिलिटी है ऐसा। यानी ये जो हम फॉर्मेट कर रहे हैं ना, ये फॉर्मेट मैक्सिमम है, मैक्सिमम, इससे बाहर एग्जामिनर नहीं पूछेगा, इतना मैक्सिमम लेके चलूंगा मैं। तो आप ये ना समझे कि सर इतना सारा कैसे करेंगे, मैक्सिमम करा रहे हैं भाई, ये सारा थोड़ी ना पूछ लेगा एग्जामिनर, इसमें से कुछ एक पॉइंट पूछा जाएगा आपसे बस, और कोई घबराने की बात है ही नहीं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप दूसरे को सिखा दोगे ये तो। चलिए सर, यहां फिर से नोट, और यहां अमाउंट, और इधर पर्टिकुलर। हालांकि ये वाला पॉइंट आप नोटिंग करने बैठोगे ना जब घर पे, तो मैंने हालांकि इधर किया, लेकिन ये पॉइंट इसी के नीचे जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि यहीं करोगे, ये पॉइंट कहां जाएगा सर, नीचे जाएगा, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। मैं लास्ट में बता भी दूंगा इसका कैसे रहने वाला है। अब 2 पार्ट में था, दूसरा पार्ट आ गया सर। दूसरा पार्ट क्या आ गया सर? दूसरा पार्ट आ गया हमारा एसेट। एसेट्स के अंदर अब पॉइंट नंबर 1 देखो, पहले ये आया ना रोमन में, दूसरा पार्ट है, दूसरा है तो 2 आएगा रोमन में। इसके बाद फिर से हमारा स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4, नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4। तो नंबर 1 क्या आएगा? नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। सर नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है सर? नॉन करंट में लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी तो आएगा। बच्चे कह रहे हैं सर लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी लिख दो, चलो आप कह रहे हो लिख देते हैं, लेकिन मैंने कहा कि जिस चीज का यूज होगा मैं वही चीज यहां पे लिखूंगा। अगर आप कह रहे हो सर लॉन्ग टर्म प्रोविजन को दर्शा दिया जाए तो डेफिनेटली फिर मैं आपकी बात मान लेता हूं, और लो मैं दिखा देता हूं लॉन्ग टर्म। ये लो सी पार्ट कर देते हैं, चलिए आपकी बात मान ली। सी लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सर इसके लिए भी नोट ही बना देते हैं, हटाओ कहानी, आपके लिए आपने बोल दिया जब, तो आपके लिए नोट बना ही देते हैं।
5 6 7 8 9, ठीक है, खुश। चलिए अब इसके अंदर एसेट्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बन जाता है। एसेट्स में कॉम्प्लिकेशन क्या बनता है, जो फिक्स एसेट्स है ना, मैं चीजों को समझाऊंगा अभी। बहुत बच्चे एसेट्स में, जो हमारा नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स, इसको ना कुछ ज्यादा पार्टों में तोड़ दिया गया है। इसके अंदर बेसिकली एक आता है फिक्स एसेट्स और एक आता है हमारा फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स को भी स्पेसिफिक किया गया है सर। हालांकि सभी तो फिक्स ही है नॉन करंट में, लेकिन एक फिक्स एसेट्स को कैटेगराइज कर लिया गया है। यहां पे दो बातों को मेंशन किया जाता है। एक किया जाता है टेंजिबल, और टेंजिबल अब लिखते हैं नहीं, उसे हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डिस्कस करेंगे। और एक लिख दिया जाता है इनटेंजिबल, और उसके अलावा जो फिक्स एसेट्स है उसको अलग रखा गया है, अदर फिक्स एसेट्स को। यानी सर यहां पे आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो हेडिंग चल रहा है ना, मैं अगर आपको बताऊं तो ये होता है हमारा मेन हेड, और उसके बाद क्या होता है सब हेड। लेकिन यहां पे कहानी उल्टा है, ये तो मेन हेड है लेकिन इसके बाद जो होता सब हेड। ठीक है सर, ये सब हेड है लेकिन उसके अंदर भी कुछ पॉइंट आ गए तो यहां पे सब हेड भी बन जाता है। तो इसी चीज को मैं समझा रहा था। यानी फिक्स एसेट्स में सबसे पहले हमारा आएगा ए पॉइंट, ए पॉइंट आएगा हमारा फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स के अंदर भी काफी सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे क्या सर, फिक्स एसेट्स के अंदर आ जाएंगे आपके रोमन में 1 ऐसे डाल देते हैं। 1 क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूंगा पीपीई आगे से। नंबर 2 इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। इसके बाद नंबर 3 वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट। सर ये वाला किसी काम का नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं। चौथा इंटेंजिबल एसेट्स, अंडर डेवलपमेंट। और हालांकि आपकी किताब में पूरा फॉर्मेट गिवन है सर, पूरा फॉर्मेट, बिल्कुल हाँ पूरा फॉर्मेट, सही सुन रहे हो आप। इसके बाद आ जाएंगे हम बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या होगा हमारा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद सी पार्ट क्या होगा, अदर, अदर एक तो हमारा लोन एंड एडवांस भी होगा। अदर नॉन करंट एसेट। इसमें एसेट साइड में बड़ा स्पेसिफिक रहता है, बहुत कम चीजें रहती है एसेट साइड में। और एसेट साइड में देखा जाए इतने कम चीजें हैं जिसमें कि आपको बस लगेगा हाँ ठीक है भाई कर दें। और इसमें मैं देखोगे तो डेफर्ड टैक्स नहीं डाल रहा मैं, और कुछ चीजें मैं नहीं डाल रहा, इसको सी की जगह है, ये लास्ट करेंगे डी।
बस मैं वही देख रहा था कि यहाँ पे ऊपर है या नीचे है। सी में लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। जी एसेट साइड खत्म, कौन सा एसेट्स खत्म हुआ हमारा, समझ में आई बात। इसमें से जो काम की चीज है वो भी बता ही दो सर आप, क्योंकि इतना सारा लिख तो दिया तो मैं काम की चीजों पे टिक लगा देता हूं। बाकी ये सब काम का नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट काम का आ जाता है और बाकी ये भी काम का नहीं आता, अदर करंट एसेट्स भी काम का नहीं आता। ये तीन ही बातें हैं जो आपको मेजरली क्वेश्चन में दिखाई देगा, बाकी पता सब कुछ होना चाहिए, मैं सबके बारे में बताऊंगा। तो ये नोट नंबर 9 के बाद ना इधर कंटिन्यू चलने वाला है सर। 9 के बाद इसको देंगे हम नंबर 10, इसको 11, इसके लिए कोई नोट नहीं है, इसके लिए 12, इसके लिए 13, इसके लिए दे देते हैं चलो 14, ठीक है। अगला पॉइंट आएगा हमारा करंट एसेट्स। ये सिंपल है, करंट एसेट मैं चाहता था आपको दिखा भी सकता था ये, सर क्या दिखाते, बना बनाया दिखा देता, लेकिन उसमें मजा नहीं आता ना। मैं हर बातें इतनी बातें कहां कर पाता, उसमें तो बोलता देखो ऐसे ये होता है ऐसे ये होता है, तो पहले से बुक में पता है आपको। टाइम लगेगा लेकिन ठीक है। ए पार्ट आ जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बी पार्ट आ जाएगा इन्वेंट्रीज, सी पार्ट आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स, डी पार्ट आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और सर ई पार्ट आ जाता है हमारा अदर या शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, और डी पार्ट ई एफ पार्ट लास्ट अदर करंट एसेट। चलिए सर इसके लिए भी लिख दो नंबरिंग, बिल्कुल नंबरिंग आपको पता है कंटिन्यू जाएगा। 14 के बाद ये क्या होगा 15, के बाद 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी 20 नोट बनेंगे। आप इस चैप्टर को बड़े आसानी से कर पाओगे जब आप इनके नेचर को और समझोगे। जैसे मान लो किसी सवाल के अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को 12 नंबर दोगे। ऐसा नहीं कि जिसके आगे जो नोट पड़ गया वही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसको समझते हैं कि सर आपको नोटिंग कैसे करना है, इसको आपको नोटिंग कैसे करना है अभी दिखाते हैं आपको। जी सर नोटिंग ऐसे ही करना है, बिल्कुल हाँ अभी बताते हैं। ये हमारा है, उस टाइम तो मैं लिख रहा था, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, मैं बताना चाहता हूं आपको नोट कैसे करना। बहुत बच्चे समझ गए लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझ रहे होंगे, उनके लिए ये भैया ये ऐसे नोट करना, और यहाँ लाइनिंग नहीं आएगा, टू बी कंटिन्यू, ये नीचे जाता रहेगा एक ही लाइन में, जैसे 9 के बाद 10, 11, 12, 13। इस बात का ध्यान रखना, जो नोटिंग करना है नोटिंग इसी फॉर्मेट में करना। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने साइड साइड में किया, लेकिन नोटिंग उसी फॉर्मेट में करना। बहुत सारे बच्चे जिनको पता नहीं होता वो परेशान होते हैं। नहीं वो अब सारी चीजें बातें नहीं है, अब ये बिल्कुल सबको नोटिंग करना है 19 और 20। अब कुछ बच्चों का मानना होता है सर ये नोटिंग करके क्या लिखा हुआ ही है। जो बच्चे कहते हैं ना सर इसे नोट करें ना करें लिखा हुआ ही है, वो हर बार यही बोलते हैं कि सर इसके सवाल नहीं होंगे, हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही गलती कर दी कि ये मान लिया कि लिखा हुआ है। आप अभी से लिखोगे तो लिखने से क्या होगा, आपको चीजें माइंड में क्लिक करेगी, और क्लिक करेगा जब माइंड में तो आपको पता होगा। क्योंकि अभी सिर्फ ये बात खत्म नहीं हो, ये तो बैलेंस शीट भी अभी खत्म नहीं हुआ, बैलेंस शीट के नोट्स पे आते हैं हम। सर बैलेंस शीट में पहला नोट कौन सा है सर, शेयर कैपिटल का। चलिए सर आ जाइए, शेयर कैपिटल का नोट, इसको भी मिटा देते हैं। वैसे मैंने समझाने के लिए करा था कि अदर एसेट्स में चला गया।
और एक एक करके समझेंगे। एकदम साफ साफ नोट करना है, नीट एंड क्लीन। काफी बच्चे काम करके भेजते हैं ना, इतना गंदा गंदा लिख देते हैं, क्या बोलूं मैं। और फिर बोलते हैं सर प्लीज चेक कर दो। ये नोट नंबर 1 बनाने जा रहे हैं सर। किसका है नोट नंबर 1? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, ठीक है सर। कैसे बनेगा? सबसे पहले लिखोगे यहां पे ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल। सर ऑथराइज कैपिटल के अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंदर नीचे लिखा जो जाता है वो लिखा जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो वो सर कितने रुपए का ईच है, और नंबर लिखा जाता है। सर नंबर मतलब 1000 शेयर है, 10,000 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सेम कहानी यहीं पे रिपीट हो जानी है, सेम कहानी यहां पे भी रिपीट हो जानी है, ठीक है। और फाइनली ये अमाउंट इधर लिख देते हैं। और ऑथराइज कैपिटल का कोई काम नहीं है, सिर्फ इसको यहां पे ऐसे करके जस्ट टोटल करके छोड़ दो बस, और कोई काम नहीं है इसका, यही टोटल ही रहता है ये, इवन दो ये टोटल जाएगा भी नहीं कहीं। आगे पॉइंट पे जाएंगे, हम लिखेंगे इशूड। इशूड आगे पॉइंट पे लिखेंगे हम इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। सर इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल क्या करने वाले हैं सर? इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो भी आपका ईच अमाउंट है, ईच अमाउंट, और इनटू में जो भी एक नंबर है हमारा, लेस कर देते हैं सर यहां से अगर कोई फॉल्स इन एरियर है, और ऐड कर देते हैं यहां पे, होगा नहीं मैं बता रहा हूं, शेयर फॉरफीचर। सर इनको अब टोटलिंग करेंगे, इसका टोटल यहां, इसका टोटल यहां, और ये साहब तो माइनस होगा और ये हमारा प्लस होगा। जो इसका टोटल निकल के आएगा, मान लेते हैं हमारा इसका टोटल आया 5 करोड़, ये 5 करोड़ रुपए यहां दिखाना है हमने, यानी इसका टोटल पीछे जाएगा, सीधी सी बात है। चलिए सर नोट नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की जान, नोट 2। बच्चा इसी चैप्टर को जो बोलता है ना सर थोड़ा कंफ्यूजन है, बस एक ही चैप्टर एक ही नोट उसके मुंह से निकलता है, सर बस नोट 2 समझा दो। इसलिए मैंने नोट 2 के ऊपर 3-4 सवाल अलग से बना रखे हैं आपको कराने के लिए, और नए वाले 10 ईयर में डाल भी दिए हैं। और इस पे से मजे की बात, सिर्फ नोट नंबर 2 में से 7 नंबर का सवाल आ गया था, बस नोट नंबर 2 बना दो तुम। पिछली बार देखना मैंने पेपर सॉल्यूशन करके डाला हुआ है, जिनके पास 10 ईयर होगा, तो उसमें बोला गया सिर्फ नोट 2 बना दीजिए और कुछ मत बनाइए, और 7 नंबर का सवाल पूछ लिया। हम नए वाला अभी इस वीक में आपको मार्केट में मिल जाएगा, वैसे आ चुका है, मार्केट में आने में थोड़ा सा होली वगैरह की छुट्टी है, तो इसी हफ्ते आ जाएगा मार्केट में, मेरे पास तो आ चुका है नोट। अरे ये क्या लिख दिया मैंने, क्योंकि मैंने जितनी करेक्शन लगानी थी आपके 10 ईयर के अंदर लगा दी है, और ये हिंदी में भी बना रहे हैं, इस बार हिंदी का भी आ रहा है आप लोगों का 10 ईयर। सर नोट नंबर जिसका हिंदी में देना है हिंदी में देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान रखिएगा नोट क्या है हमारा, रिजर्व एंड सरप्लस। थोड़ा नीचे कर देते हैं, बच्चों को दिखेगा नहीं, थोड़ा नीचे कर देते हैं, दिखेगा नहीं। सर सिलेबस में वैल्यूएशन एंड बैंकिंग कंपनी हटा दिया इस बार, बिल्कुल इस बार बैंकिंग कंपनी और नहीं है। जो अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनको मैं अलग से ये कराऊंगा और आपके फोल्डर में डाल दूंगा एक्स्ट्रा, जिसको करना होगा वो कर लेंगे। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का क्या हुआ, आपने लिखा ही नहीं। बिल्कुल मैंने जानबूझ के छोड़ दिया यहाँ पे,
डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का क्या हुआ और डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या हुआ। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जाता है नॉन करंट लाइबिलिटी में और डेफर्ड टैक्स आता है आपका अदर में चला जाता है। इस पे हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम में नहीं आएगा, जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं वही क्वेश्चन से रिलेटेड आएगा। डिस्कस जरूर कर लूंगा सभी का। जो बच्चे बता रहे हैं सर विजुअल नहीं है, अभी करा देते हैं विजुअल। और एक बच्चे ने तो क्या करा, कार्तिक सर इशू ऑफ शेयर कंप्लीट करके फाइनल अकाउंट। बिल्कुल आ सकते हो कार्तिक, कोई दिक्कत नहीं है। विजुअल नहीं है, चलिए थोड़ा नीचे कर देते हैं, आपको थोड़ा विजुअल हो जाएगा। चलिए ओके, सबसे इंपॉर्टेंट नोट सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? जनरल रिजर्व प्लस एड न्यू जनरल रिजर्व। ये जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो हमें समझ में आएगा। अभी फॉर्मेट भी मैं प्रैक्टिकल के हिसाब से बना रहा हूं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व को मैं फ्री रिजर्व भी कह सकता हूं, ध्यान रहे, ठीक है। इसके बाद शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग इस बार पूछा गया था सवाल में ही, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इसके बाद रीवैल्यूएशन रिजर्व, इसके बाद रीवैल्यूएशन रिजर्व के बाद क्या हो सकता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैं थोड़ा शॉर्ट ले लेता हूं, आ नहीं रहा रिजर्व। ये सारे रिजर्व के नाम लिख रहा हूं मैं, और सारा नहीं आएगा, इसमें से एक ही दो रिजर्व होता है मेनली, और नहीं होता ज्यादा। अब यहां पे लेंगे, मैं अलग मार्कर से लिख रहा हूं तो इंपॉर्टेंट होगा समझना, लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट, इसमें ऐड करेंगे करंट ईयर प्रॉफिट, इसमें से माइनस करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसमें माइनस करेंगे डिविडेंड। और कुछ बच्चों ने अगर पुराना बुक होगा उनके पास तो एक पॉइंट और आता है डिविडेंड के अलावा सर, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, तो वो ना पूछें, वो कट चुका है हमारे सिलेबस से। किसी के पास पुरानी किताब होगी तो उसमें देखने को मिलेगा, लेकिन वो कट चुका है हमारे सिलेबस से, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। इन सभी को माइनस प्लस करने के बाद फाइनली लिखेंगे यहां पे, तो आप समझ सकते हो इसके अंदर कुछ नई बातें हैं, और नई बातें तब तक नहीं समझ में आएंगी आपको जब तक प्रैक्टिकल नहीं कर लेते। तो ये तो हो गया सर किसका, ये हो गया हमारा फॉर्मेट रिजर्व एंड सरप्लस का। थोड़ा मैं सेपरेट कर देता हूं इसको ना, चलिए सर। चलिए विजुअल होना चाहिए, बाद में हम इसको स्मॉल कर देंगे। नोट नंबर 2 के बाद नोट नंबर 3। पहले आप मुझे एक बात बता दीजिए, मुझे क्लियर मिल जाए क्लियरिटी तो हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या बात बताना है सर? अभी रुकिए, एमसीक्यू में पूछा गया था शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग कहां जाएगा, बताओ। बच्चा घूम के रह गया, ये क्या आ गया?
तो आप बताइए, सबसे पहले क्लियर है कि नोट नंबर 1 की जानकारी देखनी है तो नोट नंबर 1 में जाना है। अगर शेयर कैपिटल की जानकारी देखनी है, रिजर्व एंड सरप्लस की जानकारी देखनी है तो कहां जाना है? नोट नंबर 2 पे जाना है। हर बच्चे को क्लियर है ये पॉइंट? जो मैं अभी तक करा रहा हूं समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़े, नहीं तो किसी को बाद में दिक्कत हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सर 10 ईयर में आपके वाले में 7 चैप्टर है जिसमें से 2 चैप्टर नहीं आ रहे। क्लियर है? कार्तिक मैं बता दूंगा, आपने पुराने वाला लिया हो शायद, देख के बता देंगे। क्लियर है? ओके चलिए, सही बच्चे कह रहे हैं सर यहां तक क्लियर है, बस बढ़ते जाओ आप आगे। पर्टिकुलर अमाउंट आ जाइए अब। सर यहां पे इसके लिए नोट नहीं है, ये होता क्या है? ये होता क्या है इसको समझते हैं। शेयर वारंट, ये वारंट क्या है इसको समझेंगे। जिसके लिए नोट नहीं है उसको समझना तो जरूरी है ना। देखिए चलिए समझते हैं शेयर वारंट। सर शेयर वारंट क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ी सी बातों को जानना पड़ेगा। हमारे शेयर्स के ऊपर, शेयर मार्केट के ऊपर, यानी शेयर्स के ऊपर 2 लोगों का बेसिकली कंट्रोल होता है। यानी जो हमारे पास शेयर्स होता है ना कंपनी पे, उस पे 2 लोगों का कंट्रोल होता है। किस किस का होता है? एक होता है कंपनी का, कंपनी एक्ट का, यानी एक कंपनी लॉ का कंट्रोल होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें रूल फॉलो करना पड़ता है। दूसरा किसका? सुना है नाम? नाम सुना है? बिल्कुल, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इन सभी का ये पता है कि बेसिकली इसके अंडर आता है हमारा एनएसई, सुना है? इसके अंदर आता है बीएसई, सुना है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसे शेयर बाजार कहते हैं साधारण शब्दों में। तो शेयर बाजार में कैसे काम चलेगा कैसे नहीं चलेगा उसका फैसला करता है सेबी। और कंपनी एक्ट क्या फैसला करता है कि किस चीजों को क्या क्या रूल फॉलो करना है। यानी अगर आप कंपनी बनाओगे ना तो आपको दोनों की बातें माननी पड़ेगी, इनकम टैक्स की भी माननी पड़ती है, लेकिन अभी फिलहाल 2 की बात करते हैं। तो हम पुरानी बात करें ना, बहुत पुरानी बात करें, जैसे 1990s 1990 की बात करते हैं, तो 1990 में ना, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं ये, आपको याद होगा एक मूवी भी थी, कौन सी मूवी आई थी? हर्षद मेहता के ऊपर आया था, मैं नाम भूल गया। हर्षद मेहता के ऊपर कोई मूवी आया था अभी, और 2-3 मूवी बन चुकी है। हर्षद मेहता जिसने कि अभी तक का उस जमाने में सबसे बड़ा जो उसे क्राइम बोला जाता है, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस का नरसिम्हा राव हुआ करते थे, वो प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम पे थे, तो उसने बहुत बड़ा घोटाला किया था। और इतना बड़ा घोटाला मतलब स्कैम कह लो। होता क्या था उस टाइम पे, शेयर आपने अगर देखा हो मूवी में, स्कैम 1992 बता भी दिया बच्चों ने, उसको आपने देखा है तो मेरा काम आसान हो गया उस फिल्म को देख के। तो उसके अंदर क्या था, शेयर पता है कैसे बेचते थे? बोली लगाई जाती थी, जिस बच्चों ने देखा है। एक ऐसा पर्चा होता था, एक पर्चा था, और उस पर्चे पे नाम लिखवाया करते थे डायरी में, किसको लेना है? रिलायंस का शेयर, रिलायंस का शेयर, रिलायंस का शेयर, रिलायंस का शेयर, वो लिख दिया करते थे। अगर आपको शेयर खरीदना है ना तो आपको पहले वहां पे ऑर्डर देना पड़ता था, फिजिकली जाके पर्चे में, फिजिकली जाके पर्चे में। उसके बाद यानी आपको शेयर अगर 1990 में खरीदना था ना आपको शेयर, तो आपके पास कहानी क्या था सर? 1990 में आपको अगर शेयर खरीदना है, इफ यू वांट टू बाय, अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपको फिजिकल शेयर खरीदना होगा, और उसके लिए सबसे पहले आपको सेबी की परमिशन लेनी होगी। और कंपनी एक्ट आपको फॉर्म देगा, एक फॉर्म देगा, इस फॉर्म के अंदर भर के देगा, बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी दोनों सिग्नेचर करेगा, क्योंकि बेचने वाला कंपनी नहीं होगा, बेचने वाला शेयर होल्डर होगा। तो शेयर होल्डर, जैसे मैंने शेयर खरीदा, मैं बेचना चाहता हूं, तो शेयर होल्डर भी साइन करेगा और जो से शेयर खरीद रहे हैं वो भी साइन करेगा। दोनों साइन करके ये वाला जो फॉर्म दिख रहा है ना आपको,
ये जो दोनों साइन करके पता है क्या करेंगे, इस फॉर्म को जमा करा देते थे वो जाके कंपनी के पास, और कंपनी बोलते थे भैया रुक जाओ, इतनी जल्दबाजी क्या है, हम 2 से 3 महीने में आपको आराम से बता देंगे और आपके नाम पे शेयर को चढ़ा दिया जाएगा। कंपनी के पास एक ROM हुआ करता था, अगर कंपनी लॉ पढ़ा हो तो वहां पे आता था रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर, और एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी था। कंपनी के पास ROM हुआ करता था। मान लेते हैं ये A है और B को खरीदना है, पहले A का नाम लिखा हुआ है इस रजिस्टर में, तो आपका B भाई तेरा शेयर तब तक नहीं हो सकता था B का जब तक कंपनी क्या नहीं करती, कंपनी को एक काम करना पड़ता, क्या करना पड़ता, यहां से इसका नाम मिटा देता और यहां पे किसका नाम लिख देता, बी का, तब जाके बी इस शेयर का मालिक बनता था। और इस प्रोसेस के अंदर, नाम को चढ़ाने के प्रोसेस के अंदर क्या था, 2 से 3 महीने का वक्त लग जाया करता था। और अगर मान लेते हैं कि ए का शेयर खो भी गया, ए लेके चल रहा है, शेयर खो गया रास्ते में, अब बी को मिल गया शेयर, बी सोच रहा है कि इस शेयर को मैं बेच दूं, तो नॉट पॉसिबल कि बी बेच पाए, उसको बेच ही नहीं पाता, क्योंकि उस पर तो नाम किसका है, ए का है, और उससे बोलेंगे तू कौन है, तो वो बी, तब तो आधार कार्ड भी नहीं था, तब तो क्या था, सिर्फ इतने आईडी प्रूफ भी नहीं लगा करते थे, तो भैया नहीं बिक सकता था, ए के सारे सिग्नेचर वगैरह सब कुछ चेक किए जाते थे तब जाके बिकता, तो नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, फोर्ज का केस नहीं होता था ऐसा। लेकिन बहुत लोग फ्रॉड कर लेते हैं, उसकी बात अलग है। अब जब कंपनी को हुआ क्या, अब कंपनी एक्ट और सेबी ने डिसाइड किया कि भैया हम अगर किसी ऐसे व्यक्ति को बोलें कि कंपनी के अंदर, क्योंकि जितना पैसा आप कंपनी के मार्केट के अंदर लगाओगे अपनी सेविंग को बचाओगे, देखो 2 चीजों से इकोनॉमिक चलती है, आपके सेविंग से चलती है इकोनॉमिक, जितना ज्यादा आप सेविंग करोगे ना, हमें अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे अगर हमने सेविंग करना, खर्च करना कम कर दिया, सेविंग करना ज्यादा कर दिया। तो कैसे सर, दोनों बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप सेविंग करोगे, आप पैसे शेयर मार्केट में लगाओगे अपने डबल करने के लिए, तो आप कंज्यूम कम करोगे, जो हमारा इंपोर्ट होता है वो कंजम्पशन कम हो जाएगा, और जैसे कंपनी को मिलेगा ना, तो कंपनी के पास जब ढेर सारा पैसा आएगा ना, तो कंपनी इसको स्पेंड कर सकती है, एक्सपोर्ट कर सकती है, नए नए टेक्नोलॉजी से इंपोर्ट कर सकती है, तो ये पूरा सर्कल चलता है हमारे इकोनॉमिक का, ठीक है ना। तो अब सेबी बोलती थी यार हम उन लोगों से पैसे नहीं ले पाते हैं जिनके पास 10 दिन के लिए पैसे हैं, जिनके पास 20 दिन के लिए पैसे। मैंने बोला मोहन भाई तू लगा दे मेरी कंपनी के अंदर शेयर में पैसा, मोहन ने बोला मैं लगा दूंगा, डबल हो जाएगा, मैंने बोला हाँ डबल हो जाएगा। और मोहन को मान लो 1 लाख रुपए मेरी कंपनी में लगाना है और उसके डबल हो जाएंगे, लेकिन उसको पैसे पता है कब मिलेंगे, ना 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 बेचते 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 उसको 3 महीने का ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ सकता है। तो मोहन मेरी कंपनी में पैसे ही नहीं लगाता, अगर उसे 1 हफ्ते बाद पैसे चाहिए हो तो नहीं लगाएगा कभी भी। इसी को देखते हुए सेबी ने बोला कि कुछ ऐसा शेयर लाओ, कुछ ऐसा शेयर लाओ जिसके ऊपर नाम ही ना हो, सिर्फ लिख दें कि ₹10,000 का शेयर है, बस ये लिख दें, इसके ऊपर नेम क्या हो ही ना, उसे क्या बोला गया, शेयर वारंट बोला गया। तो यानी सर शेयर वारंट का मतलब जिसके ऊपर नाम नहीं लिखा। अब जिसके ऊपर नाम ही नहीं लिखना तो मैं आपको दे दूंगा तो बिक जाएगा, ये आपको टेंशन ही नहीं है कि मेरे नाम पे चढ़े। और ये शेयर अगर आपका खो गया तो जिसके पास गया वैसा एकदम नोट के तरीके से काम करता था। आप लोगों ने देखा नहीं होगा शेयर वारंट, मैं दिखा देता हूं एक बार, आप गूगल करोगे तो दिख जाएगा। देखते हैं अगर मुझे मिल पाए तो शेयर वारंट, शेयर वारंट, ये देखिए, इसके ऊपर आप ध्यान से देखेंगे ना तो नाम लिखा हुआ ही नहीं है शेयर वारंट पे, ये फॉर्मेट है, क्लियर नहीं है, ये इतना क्लियर नहीं दिख रहा भाई, क्या करें, पता नहीं क्या क्या खुल गया, छोड़ो हटाओ, इधर उधर ले जाता है वेबसाइट तो आजकल। तो आप देखेंगे ना गूगल पे, आप देखना शेयर सर्टिफिकेट ढूंढना और शेयर वारंट ढूंढना, तो शेयर वारंट पे नाम नहीं लिखा होगा और शेयर सर्टिफिकेट पे नाम लिखा होगा। तो मुद्दे की बात सर, यहां पे देखिए आप, शेयर कैपिटल में वही कैपिटल रखा गया जिसके ऊपर नाम लिखा गया था, और शेयर वारंट में वो वाला कैपिटल रखा गया जिसके ऊपर नाम नहीं लिखा गया था। पार्ट तो शेयर कैपिटल का ही है, ये पार्ट किसका है, हमारा शेयर कैपिटल का। सर इतनी सारी बातें आपने बता दी इस पे, तो एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा नो इंपॉर्टेंट, नहीं आएगा आपके क्वेश्चन में ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शेयर वारंट होता क्या है। तो मैंने कहा मैं सारी बातों को डिस्कस करूंगा, चाहे एग्जाम से रिलेटेड है नहीं है, मैं बता जरूर दूंगा, तो इसको आपको याद ही नहीं रखना कि शेयर वारंट क्वेश्चन में कैसे देगा, वो नहीं दिया होता कभी भी क्वेश्चन के अंदर, ना ही देगा। चलिए सर, शेयर वारंट यानी 3 पॉइंट पर बढ़ चुके हैं।
शेयर पेंडिंग ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इसको भी समझ लेते हैं क्या होता है सर। ये देखिए लिखा क्या है, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। आप देखिए समझिएगा, एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, और इसने क्या करा, शेयर इशू किए। जैसे इसने शेयर इशू किए, पब्लिक ने क्या करे, इसको पैसे दे दिए, लेकिन पब्लिक को ये शेयर कैपिटल नहीं दे रहा। तो इसका मतलब पब्लिक का पैसा जो है वो कंपनी के पास पड़ा हुआ है, तो कंपनी के लिए क्या है, लायबिलिटी। क्योंकि शेयर कैपिटल में तो तभी जा सकता है जब कंपनी इसको शेयर का सर्टिफिकेट, शेयर कैपिटल दे दे। बस कंपनी ने पैसा रिसीव करा, बोला 1-1.5 हफ्ते में देंगे, तो 1-1.5 हफ्ते तक कहां दिखाओगे उसे, तो उसको क्या करते हैं हम नॉर्मली दिखा देते हैं शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ गया, पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब अभी उसको देना बाकी है। जैसे ही हम दे देंगे तो यहां से घट जाएगा और वो कहां पहुंच जाएगा पता है, शेयर कैपिटल में। कहां पहुंच जाएगा, शेयर कैपिटल। मतलब सर अगर शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट यहां पे 500 करोड़ है और अगर हमने इशू कर दिया तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और क्या बन जाएगा ये, यानी यहां से पैसा यहां शिफ्ट हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नो इंपॉर्टेंट, नो इंपॉर्टेंट, इस पे कोई पॉइंट नहीं पूछा जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए सर अब आ जाते हैं नॉन करंट में, लॉन्ग टर्म बोरिंग। नोट नंबर 3 है, तो आ जाइए लॉन्ग टर्म बोरिंग। नोट नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरिंग। सर लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आता है, नंबर 1 डिबेंचर। अब छोटे छोटे नोट है। नंबर 2 बैंक लोन, बस यही चीजें सर। नंबर 2 बैंक लोन, बस इतनी चीजें, बिल्कुल जी बस। नोट नंबर 3 किसके लिए था सर, अदर, अदर लॉन्ग टर्म। नोट नंबर 3 के बाद नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 अदर लॉन्ग टर्म। अदर लॉन्ग टर्म क्या क्या आएगा सर इसमें, इसमें आएगा नंबर 1 ट्रेड पेबल, एक ना पब्लिक डिपॉजिट होता है वो भी यहीं आ जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म हुआ तो इसमें सर बस बात खत्म, ट्रेड पेबल और कुछ नहीं, बस एक ही पॉइंट। और एग्जाम के लिए नो इंपॉर्टेंट। अब नो इंपॉर्टेंट का मतलब ऐसा भूल मत जाना, ये चीजें मैं नो इंपॉर्टेंट कह रहा हूं लेकिन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपका, ठीक है ना। तो एमसीक्यू पिछली बार आए हुए हैं, आप देखोगे पिछला पेपर सॉल्व करोगे ना, तो मेरे ख्याल प्रोग्राम में थे, फाइनल अकाउंट का भी एमसीक्यू था, कम से कम 20 नंबर का प्रोग्राम में एमसीक्यू था, और ऑनर्स का जब पेपर देखा था उसमें 30 से 35 नंबर का एमसीक्यू आया हुआ था। और एमसीक्यू ऐसा नहीं कि बस बता दो हाँ कोई भी लगा दोगे, सारे एकदम डेप्थ में पूछे गए थे, इसलिए मैं डिटेल में लेके चल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी घबराए ना कि सर जल्दी जल्दी बता दो बस। नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सर क्या क्या आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, नंबर 1 एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, यहां आएगा नहीं, ईपीएफ लिख देता हूं, समझ में आ ही जाएगा। ईपीएफ ना 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 ना, इसमें ईपीएफ नहीं आएगा, इसमें ईपीएफ नहीं आएगा सर, ईपीएफ ऊपर वाले में आएगा, ईपीएफ ऊपर वाले में आएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, प्रोविजन
फॉर टैक्स, बस ये पॉइंट आएगा इसमें, इससे ज्यादा नहीं होगा। चलिए नोट नंबर 6, नोट नंबर 6, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बोरोइंग क्या आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद और क्या आएगा सर? बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। सर कैश क्रेडिट ये होता क्या है? जब क्वेश्चन में आएगा तो डिस्कस करेंगे, हम समझेंगे जब क्वेश्चन में आएगा तो। सर नोट नंबर 6 के बाद आ जाइए, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं, समझ में तो आ ही गया है, बाकी नोटिंग के लिए ताकि मैं एक पेज पे दूं तो एक पेज पे आप सब नोट कर लें। थोड़ा छोटा कर दिया मैंने बस, और कुछ नहीं। चलिए सर नोट नंबर 6 के बाद 7। सर 7वां नोट किसका था? ट्रेड पेबल। सर ट्रेड पेबल में क्या आएगा? ट्रेड पेबल में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बस 2 चीजें। और क्या है? नोट नंबर 8, अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी क्या क्या आएगा? नंबर 1 कॉल्स इन एडवांस, इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 2 आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस लिखा है मैंने तो एक्सपेंस में सब कुछ आ गया, इंटरेस्ट विंटरेस्ट सब आ गया। नंबर 3 एडवांस इनकम। नंबर 4 अनक्लेम्ड डिविडेंड। नंबर 5 डिबेंचर। नंबर 6 बैंक लोन। ठीक है सर, बस इतना लिख देते हैं। लेकिन एक सवाल बच्चों के मन में आएगा और ये एग्जामिनर ने पूछा भी था, यही सवाल पे एग्जामिनर ने पूछा भी था सर। सर बोला कि भैया डिबेंचर कहां आएगा बताओ। तो सर बच्चे बोले डिबेंचर तो आपने यहां लिखवाया है, तो यहां क्या कर रहा है डिबेंचर, है ना? समझते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक लाइन है, फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, और ये मान लेते हैं फोर्थ ईयर है। मैंने 4 साल लिख दिए आपके सामने, समझ लीजिए आप काम की चीजें हैं। अब देखिए अगर डिबेंचर को मुझे लौटाना 4 साल बाद है, चौथे साल लौटाना है, मैंने ₹1,00,000 का डिबेंचर मैंने इशू किया है, या फिर सपोज करो मैंने क्या लिया है सर, बैंक लोन, और मुझे लौटाना कब है सर, चौथे साल में लेना है। तो मेरा जो डिबेंचर है 1,00,000 का,
लौटाना कब है सर? चौथे साल में। आप एक बात बताइए मुझे, क्या आपको पता है कोई भी चीजें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म किस पे डिपेंड करता है? क्योंकि इसमें यही फर्क है कि ये शॉर्ट टर्म के अंदर आ गया और ये लॉन्ग टर्म के अंदर पहुंचा हुआ है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे डिफाइन होता है? अगर पेमेंट 1 साल के अंदर कर देंगे तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, अगर पेमेंट 1 साल के बाद करेंगे तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। अभी मैंने डिबेंचर लिया सर, अगर आपने अभी डिबेंचर लिया हुआ है तो बहुत सीधी सी बात है, जो अभी आपने डिबेंचर लिया, ये डिबेंचर का पेमेंट कब होगा? बता दीजिए आप, ये डिबेंचर का पेमेंट कब होगा? ये डिबेंचर का पेमेंट 4 साल बाद, तो दैट इज अभी ये है लॉन्ग टर्म। अब दूसरे साल में जब पहुंचेंगे तो पेमेंट कब होगा? 2 साल, मतलब तीसरे साल में, तो अभी भी क्या है? लेकिन सर जब हम इसको लेके जाएंगे आगे तीसरे साल में, तो अभी भी पेमेंट 1 साल के बाद करना है, अभी भी क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म। लेकिन जैसे ही हम जाएंगे इसको कब लेके? सर चौथे साल में, तो अब पेमेंट कब करना है? सर इसी साल करना है। अब इसका नेचर बदल जाएगा सर। क्या बोल रहे हो सर? इसका नेचर बदल जाएगा, ये अब हो जाएगा शॉर्ट टर्म। ये क्या हो जाएगा हमारा? शॉर्ट टर्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात आप? इसी शॉर्ट टर्म को हम डिबेंचर को इसलिए बोलते हैं मैच्योर डिबेंचर। मैच्योर डिबेंचर, अगर बोला जाए मैच्योर डिबेंचर कहां जाएगा, तो जवाब मैच्योर डिबेंचर का मतलब उसी साल पेमेंट करना है, तो ये किसका पार्ट माना जाएगा? शॉर्ट टर्म। ये वाला जो डिबेंचर है ये जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी में, और ये वाला डिबेंचर चला जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। समझ में आई बात आपको? कि फर्क बस टेन्योर का है, तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है। पहले बताइए यहां तक समझ में आया? ये डिबेंचर वाला पॉइंट सवाल में पूछा जाएगा, ये डिबेंचर क्लियर है यहां तक? ट्रेड पेबल बच्चे कह रहे हैं 2 बार लिख दिया, बिल्कुल हाँ, एक यहां भी ट्रेड पेबल लिखा सर और एक यहां भी ट्रेड पेबल लिखा। ये 1 साल, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का कोई डिफाइन नहीं है। मैंने कहा नॉट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने उधार माल खरीदा और उधार माल खरीदने के बाद बोलो भैया मैं पेमेंट ना 2 साल के बाद दे दूंगा, तब तो वो चला जाएगा इस क्रेडिटर के अंदर। ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर, तब तो यहां चले जाएगा। लेकिन अगर आपने सामान खरीदा और खरीदने के बाद आप बोलोगे मैं 6 महीने में पेमेंट दूंगा, तब आ जाएगा वो इस वाले क्रेडिटर के अंदर। तो दोनों ट्रेड पेबल है क्रेडिटर। 1 साल के बाद का पेमेंट लॉन्ग टर्म में पहुंच गया और 1 साल के कम का शॉर्ट टर्म में पहुंच गया। बच्चे कह रहे हैं डिबेंचर फिर से बता दो। बिल्कुल, अब देखो, अब हमें इस डिबेंचर का पैसा कब देना है? इसका पैसा देना है, कर्जा लिया है ना, कब? 1, 2, 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर। तो सर ये कर्जा मेरे पास 3 सालों तक रहेगा, तो लॉन्ग टर्म है। अगेन इस कर्जे को अगर हम लेके चले, अगर मैं यहां पे हूं और मैं पूछूं बताओ देना कब है, तो बोलोगे 2 साल बाद, तो अगेन लॉन्ग टर्म है। अगर मैं यहां पे हूं तो देना कब है? 1 साल के बाद, तो अगेन लॉन्ग टर्म है। लेकिन अगर मैं यहां पे आ जाऊं तो मैं 1 साल बाद नहीं दूंगा। मैंने 3-3 साल लिख दिया इसमें, वो बाय डिफॉल्ट आ गया, उसकी चिंता मत करो, यहां पे लिख देते हैं। ये देना है हमें 2 साल के बाद, और ये देना है हमें 1 साल के बाद। और ये कब देना है सर? ये इसी साल देना है। तो भैया इसी साल देना है, दिस ईयर देना है। तो सर जब इसी साल देना है, कोई भी पैसा कर्जा ले रखा है वो पीछे से भले ही लॉन्ग टर्म हो और इस साल इसी साल पेमेंट करना है, तो मतलब वो पहले लॉन्ग टर्म रहा उससे मतलब नहीं है। अब पेमेंट तो इस साल होगा ना, दैट इज मैच्योर डिबेंचर। और उसको अब जिस साल पेमेंट होगा उस साल कहां शो करेंगे? करंट लाइबिलिटी के अंदर, और वो भी अदर करंट लाइबिलिटी का पार्ट माना जाएगा। पहले बातों को समझिए आप। सर कॉल्स इन एडवांस क्यों नहीं लिखा है शेयर कैपिटल में? कॉल्स इन एडवांस क्या होता है मैं बता देता हूं। कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है, अब एक एक करके पढ़ ही देता हूं, हाँ वो मैंने पढ़ा भी नहीं। देखिए कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है शेयर होल्डर से एडवांस में पैसा ले लेना।
इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शेयर देंगे ही, कंपनी का मतलब कंपनी का मन करेगा तो देंगे या तो नहीं देंगे। इसलिए जब हम शेयर होल्डर से एडवांस में पैसे ले लेते हैं ना, तो हमें उसके ऊपर ब्याज भी देना पड़ता है, जिसे बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस पे आपको इंटरेस्ट देना है। तो कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, ना कि शेयर कैपिटल का। एरियर हमारा शेयर कैपिटल का पार्ट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में सारा ही आ जाएगा। एडवांस इनकम, आपसे अगर मैं फीस एडवांस में मैं पढ़ा रहा हूं, अभी तो मैंने आपका सिलेबस नहीं पूरा करवाया, आपसे फीस मैंने ले लिया है पहले ही एडवांस में, तो मेरे लिए लायबिलिटी साइड में दिखाऊंगा मैं अपने बैलेंस शीट के। इसके बाद अनक्लेम डिविडेंड, ऐसा डिविडेंड मैंने इस बार डिविडेंड बांट दिया, ए बी सी डी डिविडेंड मैंने बांट दिया चारों को। अब भाई इसके अंदर ए को भी मैंने बुलाया, आजा भाई ले जा, बी को भी दे दिया, सी को भी दे दिया, डी को मैं ढूंढता रह गया, कहां है भाई, कहां है भाई, कहां है, वो मिला ही नहीं, तो वो डिविडेंड हो गया अनक्लेम, मतलब डी मांगने ही नहीं आए, तो आज नहीं तो कल आएगा ना वो, तो उसको देना पड़ेगा। दैट्स वाई से लायबिलिटी में लिख देते हैं अनक्लेम डिविडेंड। और डिबेंचर और बैंक लोन का तो मैंने सेम सिनेरियो बता ही दिया। चलिए सर, अगला नोट हमारा एसेट्स का बनता है। सर कौन सा नोट बनता है सर एसेट्स का? एसेट्स का नोट बनता है, नोट बनता है, कहां गया नोट नंबर, सॉरी लायबिलिटी का नोट नंबर 9, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसी के नीचे लेके चलते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है? पॉइंट नंबर 1, प्रोविजन फॉर टैक्स। पॉइंट नंबर 2, पर डिविडेंड, डिविडेंड। पॉइंट नंबर 2 डिविडेंड। ये दो बातें आएंगी यहां पे बस। वैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी आ सकता है, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे जब आएगा। तो हमने लायबिलिटी साइड के सारे नोट को हमने कवर कर लिया है। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले नोट में कितने बच्चों को डाउट है? पहले तो हमें इसे समझना ही पड़ेगा, और अगली क्लास में नोट के बाद हम क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि अभी P&L का भी नोट पेंडिंग है। तो मैं आपके अगली क्लास में, आज तो मैं लिख के बता रहा हूँ, अगली क्लास में शायद मैं लायबिलिटी वाला एसेट्स वाले नोट को ना मैं मतलब प्रिंट करके, जैसे कि मैं बताना चाहता हूं मैं अगली क्लास में क्या करूंगा, जैसे ये है, क्योंकि आपको बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना था, जो कि आपका हो गया है। अरे अगर मैं चाहता तो इतना वक्त नहीं खराब करता और मैं सीधा बता देता, लो जी लो बैलेंस शीट हो गया और ये टोटल, और मैं यहां से बताता जाता, लेकिन उसमें मजा नहीं आता, आप बस देखते और फिर कोई फायदा नहीं था। अब यहाँ पे देखेंगे सब चीज मैं बता चुका हूं, जैसे कि शेयर होल्डर फंड बता दिया, शेयर कैपिटल बता दिया, रिजर्व एंड सरप्लस बता दिया, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट बता दिया, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग बता दिया, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या बता दिया सर? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स, ये क्वेश्चन मार्क है, बच्चे पूछ रहे थे, मेरे को पता है, लेकिन अभी हम नहीं करा रहे इसको। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बता दिया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन बता दिया, करंट लायबिलिटी बता दिया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग बता दिया, ट्रेड पेबल बता दिया, अदर करंट लायबिलिटी, और ये यानी ये सारा पॉइंट हमारा लगभग हो चुका है। अब ये भी हमने फॉर्मेट लिख लिया, लेकिन इसके नोट पे अभी हमने काम नहीं किया। तो अगली क्लास के अंदर, क्योंकि काफी सारे नए बच्चे हैं, शायद उनको हैबिट ना हो, तो नेक्स्ट क्लास में इसके नोट को भी खत्म करेंगे और साथ के साथ P&L को भी। तो इसके नोट को मैं लिख के ना दिखा के, मैं ऐसा ही लिखा हुआ दिखा दूंगा और मैं समझा दूंगा, जिससे कि हमारा थोड़ा सा टाइम बचेगा। क्लियर है?